आज मैं अपने पीएचडी से संबंधित शोध के विषय में उत्पन्न कठिनाइयों और उनके समाधान के विषय में आपको अवगत कराऊंगा। मैंने 1965 में एमए फर्स्ट क्लास फर्स्ट किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तुरंत मेरी परमानेंट नियुक्ति हो गई रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर मध्य प्रदेश में, अब छत्तीसगढ़ में है। वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछ चंद दिनों बाद ही मैंने वहाँ से त्यागपत्र देके मैं वापस चला आया इलाहाबाद और मेरी नियुक्ति हुई 1966 जुलाई में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। उन दिनों हमारे जो गुरुजन थे उनको शोध कराने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे। तो हमारे शोध सुपरवाइज़र भी उसी तरह थे। हमने सोचा कि मैं तो अपने आप चॉइस करके टीचिंग जॉब में आया हूँ, अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो मैं तो सड़ जाऊँगा। तब मैंने चुपके से एक लेखन कार्य प्रारंभ किया और किसी को कानो कान पता नहीं चलने दिया। और 69 में मेरी 3 उपलब्धियाँ हुई। नंबर 1, भूआकृति विज्ञान का प्रथम प्रकाशन, मेरे प्रथम पुत्र का जन्म और मेरे सगे चाचा की ज़मीन से संबंधित पटीदार द्वारा किए गए मुकदमों में हमारी जीत। इसलिए मामा ने हमारे लड़के का नामकरण जितेंद्र सिंह रखा था। 1976 में मेरे अंडर में मिस रेणु श्रीवास्तव ड्रेनेज बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेलन रिवर बेसिन पर पीएचडी प्राप्त कर लिया। मैं पीएचडी नहीं था। और देखिए इनके परीक्षक कौन थे। प्रोफेसर आर.एल. सिंह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर मैडम C.A.M. किंग नॉटिंघम यूनिवर्सिटी यूके। फिर उस समय नियम आ गया कि रीडर होने के लिए पीएचडी होना आवश्यक है। तो 1976 में मैं उसी गुरुजी के अंडर जियोमॉर्फोलॉजी में अपना नामांकन कराया, ड्रेनेज बेसिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल ड्रेनेज बेसिन्स ऑफ रांची प्लेटो। और मैंने कुल मिलाकर के रांची पठार के विभिन्न क्षेत्रों से 23 बेसिन सेलेक्ट किया, 5th और 6th ऑर्डर। अब जब मार्फोमेट्रिक एनालिसिस होने लगी तो एक वेरिएबल होता है, देयर आर सर्टेन वेरिएबल्स विच टेल अबाउट द स्टेजेस ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन। कई ऐसे मार्फोमेट्रिक विचर होते हैं जिनके आधार पर हम उस क्षेत्र के विकास के अपर्दन चक्र की अवस्था का निर्धारण करते हैं। उसमें एक होता है हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल और इरोजन इंटीग्रल। इसके लिए हमें परसेंटेज हिप्सोमेट्रिक कर्व बनाना पड़ता है और कर्व की लाइन के जो नीचे का हिस्सा होता है वो अपरदन से रहित होता है, यानी उसका अपरदन होना, इरोजन होना है। जो कर्व के ऊपर का हिस्सा होता है उतने भाग का अपरदन हो चुका, इरोजन हो चुका। और दोनों का योग या तो 1 या तो 100% होता है। जब सेंट्रल रांची प्लेटो की नदियों का परसेंटेज हिप्सोमेट्रिक कर्व बना और हमारी शोध छात्रा जो पहले पीएचडी हो चुकी थी उसने कहा गुरुजी हम आपकी मदद करते हैं, तो उसने जब निकाला परसेंटेज हिप्सोमेट्रिक कर्व के आधार पर हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल और इरोजन इंटीग्रल, तो हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल 70% से ऊपर आया। हमने कहा रेनू ये तो सेंट्रल रांची प्लेटो पेनी प्लेन स्टेज में है, यानी अंतिम अवस्था में अपरदन चक्र के। अब उस समय इसका पैरामीटर था कि लेस देन 30% जीर्णावस्था में होगा, 30 to 60% प्रौढ़ावस्था में होगा और 60% से ऊपर अगर हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल आता है तो वो तरुणावस्था में होगा। ये तो आप रिजल्ट तरुणावस्था बता रहा। फिर से एक बार कैलकुलेट करो, सारा हमने ले लिया डेटा, उसका मैप वगैरह फिर से बनवाया तो वही फिर रिजल्ट आ रहा था। तो फिर मैंने प्लेनीमीटर चलाया और मैंने निकाला, फिर वही रिजल्ट आ रहा, 1-8% का डिफरेंस हो रहा था।
मेरे पास समस्या ये थी कि इस डिपार्चर का कैसे एक्सप्लेनेशन व्याख्या की जाए। लोग करते क्या हैं कि या तो ओवरलुक कर जाते हैं, लिख देते हैं, परीक्षक को भी कहाँ इतनी फुर्सत है कि चेक करे वो फिगर दे करके, और नहीं सुपरवाइज़र को इतनी फुर्सत होती है। या दूसरा होता है कि लोग डेटा ही मैनिपुलेट कर देते हैं, उसको बना करके 30% से नीचे ला देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि रिसर्च ईमानदारी पर निर्भर करता है। मैं इसी तरह परेशान रहता था। एक दिन रात में एक पुस्तक पढ़ रहा था, टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी बाय CM किंग, और पढ़ते पढ़ते 1 बजे रात के करीब हमको एक स्थल पर ये मिला, इफ द vertical difference between highest and lowest contour is less than 200 feet or 200 feet, then hypsometric integral becomes deceptive। यानी किसी भी क्षेत्र की समोच्च रेखाओं के अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच का अंतर अगर 200 या 200 से कम फीट होता है तो हिप्सोमेट्रिक इंटीग्रल जो है भ्रामक हो जाता है और गलत रिजल्ट देता है। एंड इट रिटर्न्स टू 70-80%। अरे मुझे क्या था, मेरी खुशी का ठिकाना, और मैं जोर से चिल्ला उठा, मिल गया मिल गया मिल गया। हमारी पत्नी सो रही थी दूसरे कमरे में, जगी। अरे भाई क्या है प्रोफेसर साहब, पागल हो रहे हैं क्या? क्या मिल गया रात में आपको? अरे हम कहीं तुम न समझोगी, जो मिल गया वो बड़ा मूल्य चीज़ मिली है। और मैंने इसकी व्याख्या करी थी अपने थीसिस में, और मेरे एग्जामिनर थे मार्टिन पेची, बुडापेस्ट हंगरी के। भूरी भूरी इस बात की प्रशंसा की। और वाइबा में हमारे प्रोफेसर RL सिंह आए हुए थे एग्जामिनर, उन्होंने बताया कि पूरे थीसिस में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी व्याख्या कर देना सही रूप में ही असली रिसर्च होती है। बाकी तो थीसिस 400-500 पेज का एक आवरण होता है। बहुत बहुत बधाई दिया दोनों ने, बाह्य परीक्षक ने, विदेशी परीक्षक ने भी, यहाँ के। तो दोस्तों, आप लोगों में से जो लोग अभी अध्यापक हैं, अध्यापन कार्य कर रहे हैं, रिसर्च करा रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि शोध का कार्य ईमानदारी पर निर्भर करता है। और इस तरह की अगर नॉइज़ आती है रिसर्च में, इस तरह का डिपार्चर होता है, तो उसकी व्याख्या कर देना सही रूप में ही असली रिसर्च होती है। थैंक यू।